नमस्कार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था कि हड़प्पा कौन सी युग की सभ्यता है और हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता जो हड़प्पा की थी वो था उसका नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगरीय केंद्र हैं, जितने भी सिटी एरियाज़ हैं, सारे के सारे जगहों पर जो नगर हैं काफ़ी ज़्यादा सुनियोजित बने हुए थे, वेल प्लान्ड थे, है ना। तो आज हम उन्हीं नगरों की विशेषताओं को के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सक रहे हैं इमेज में कि ये एक लेआउट दिखाया गया है वहाँ के शहरों का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि शहरों का विभाजन हमें दो भागों में नज़र आता है। एक भाग को हम दुर्ग एरिया बोलते हैं और दूसरे भाग को हम निचला शहर कहते हैं। ठीक, ये जो क्षेत्र विशेष है इस क्षेत्र विशेष की अपेक्षा ऊंचा उठा हुआ है और जितने भी विशाल संरचनाएं हमको हड़प्पा सभ्यता में नजर आते हैं वो शहर के पश्चिमी भाग में नजर आते हैं। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र विशेष में, मतलब दुर्ग वाले क्षेत्र विशेष में संभवतः वहाँ का प्रशासनिक वर्ग या अपजातीय वर्ग के लोग यहाँ निवास करते रहे होंगे। उसी तरह से ये जो क्षेत्र विशेष है इसमें आम लोग निवास करते रहे होंगे। इस बात की पुष्टि ऐसी होती है कि हड़प्पा में जो श्रमिक निवास या लेबर क्वार्टर्स जो मिले हैं वो शहर के इस हिस्से में मिले हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस निचला शहर में आम लोगों का निवास रहा होगा। ठीक है, अब ये जो विशेषता हमें नजर आती है शहरों का दो भाग विभाजन, ये मुख्यतः हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में नजर आती है। लेकिन जो लोथल है उसमें इस तरह का विभाजन नजर नहीं आता और उसी तरह से धोलावीरा में शहर की विभाजन जो है तीन भागों में नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो नगर थे इनकी जो सड़कें थी वो आपस में एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी। ठीक, और जो मुख्य सड़क है उसकी जो चौड़ाई है वो 7 से 8 मीटर और कुछ बुक्स में 10 मीटर बताया गया है ना। मुख्य सड़क की जो चौड़ाई है कुछ बुक्स में 7 से 8 मीटर बताया गया है और कुछ बुक में 10 मीटर बताया गया है। हालांकि जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड जो बुक्स हैं उसमें 60 से 8 मीटर ही बताया गया है। ठीक है, किसकी चौड़ाई? मुख्य सड़कों की चौड़ाई। और इन सड़कों के बाजू में क्या बना होता था आपके, इसके सड़कों के किनारे किनारे बनी होती थी नालियाँ, जहाँ से शहर का जितना भी गंदा पानी है इन नालियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था और इन नालियों को स्वच्छता के दृष्टिकोण से ढका गया था, इस तरह से ढका गया था और इसमें जगह जगह डस्टबिन रखे गए थे। ये तो एक मुख्य विशेषता होगी। दूसरा, अब यहाँ के घरों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के जो घर थे वो एक मंजिला बने हुए थे या कुछ घर जो थे बहुमंजिला थे। ठीक, और इन घरों का जो निर्माण है ये पक्की ईंटों से इनको निर्मित किया गया था, पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था। और जो ईंटों का जो आकार है वो 4:2:1 था। ठीक, ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लगभग सभी घरों में कुएं के भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हर घर में एक बाथरूम भी होता था और शौचालय की व्यवस्था होती थी और वेस्ट पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनी होती थी। और ये जो नालियाँ हैं पहले गली की नाली से मिलती थी और ये गलियों में जो बहने वाली नालियाँ थी अंतिम रूप से कहाँ पर मिलती थी, जो मुख्य सड़क के आजू बाजू से जो नालियाँ गुजरती थी वहाँ जाके मिला करती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा के जो शहर थे काफ़ी ज़्यादा सुनियोजित तरीके से बसे हुए थे। अब हम हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा? कृषि और पशुपालन, दूसरा व्यापार और तीसरा उद्योग। अब इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता वालों को रबी और खरीफ दोनों फसलों का ज्ञान था। यहाँ पर कृषि का में सरप्लस उत्पादन होता था। सरप्लस उत्पादन होने की वजह से शहरों की जो आवश्यकता थी उसे भी आसानी से पूरा किया जा सकता था। इसके अलावा जो सरप्लस उत्पादित अनाज होता था उसे रखने के लिए विभिन्न शहरी स्थलों में हमें बड़े बड़े अन्नागार भी नजर आते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया कि इन्हें रबी और खरीफ फसल का ज्ञान था। हड़प्पा के जो विभिन्न स्थल हैं वहाँ से हमें गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, चना के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोथल और रंगपुर ऐसे दो स्थल हैं जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ से हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है, मतलब हड़प्पा वालों को चावल का भी ज्ञान था। इसके अलावा हड़प्पा वालों को कपास का भी ज्ञान था। ऐसा माना जाता है कि कपास का सबसे पहला उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में ही प्रारंभ हुआ था। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता वालों को खजूर, नींबू और केले का भी ज्ञान था। ठीक, अब हमें जान लेते हैं कि हमें कृषि के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के जो साक्ष्य है, मतलब जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं, वो हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक, कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसी तरह से मिट्टी के हल का प्रारूप कहाँ से मिला है? हमें बनवाली से मिला है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग कृषि के लिए हलों का प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग करने की वजह से खेतों को अच्छे से जोता जा सकता था और अत्यधिक जुताई होने की वजह से कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा होता था। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब तक कृषि का सरप्लस उत्पादन नहीं होगा तब तक हम नगरों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब देख लेते हैं पशुपालन के बारे में। अब पशुपालन का दो उपयोग था। पहला तो ये कि पशुओं से इन्हें मांस प्राप्त हो जाता था। दूसरा, कुछ पशु थे जिनका उपयोग ये परिवहन के लिए या खेतों को जोतने के लिए करते थे। ठीक, तो इनके लिए महत्वपूर्ण पशु कौन कौन से थे उसको तो हमने दो भागों में बांट लिया, पालतू और जंगली। मतलब इन पशुओं के बारे में वो जानते थे और पालतू पशु जिनका उपयोग करते थे। पहले तो गाय हो गया, उसके बाद बैल हो गया और भैंस हो गया। ठीक, जंगली पशु में किसके बारे में जान रहे हैं? हाथी के बारे में जान रहे हैं, गेंडा के बारे में जान रहे हैं, हिरण के बारे में जान रहे हैं और बाघ के बारे में जान रहे हैं। जो लोथल है वहाँ से हमें हाथी दांत से बना हुआ पैमाना मिला है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाथी के बारे में जान रहे हैं। इसके अलावा हम इन कैसे बताएंगे कि इन पशुओं के बारे में जानते हैं? तो हम इन्हें बताएंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो इन पशुओं से क्या थे? परिचित थे। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये देखिए, जैसे सांड की जो आकृति है ये मिली है, मुहूर्त रूप में इसका अंकन किया गया है। इसका मतलब वो बैल के बारे में जान रहे हैं और इनको पवित्र भी मान रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हाथी वाला जो मुहर है वो भी प्राप्त हुआ है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हाथियों के बारे में भी जान रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जो सिंधु के जो अधिकांश स्थल थे तो वो किसके किनारे थे? समुद्र किनारे थे और नदियों के किनारे थे। जैसे बालाकोट हो गया, लोथल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं समुद्र से कनेक्टेड थे। इसके अलावा हड़प्पा हो गया, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग मछली का भी सेवन करते रहे होंगे। ठीक है, और मछली को पकड़ते भी रहे होंगे और उसे परिवहन साधनों के माध्यम से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में लेकर जाते भी रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह से हमें हड़प्पा के कई स्थल हैं, वहाँ हमें मछली पकड़ने के लिए तांबे के बने कांटे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए तांबे के बने कांटे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंधों के बारे में समझ लेते हैं। तो उसके व्यापार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो बोलेंगे हम आंतरिक, जो हड़प्पा के विभिन्न नगरीय केंद्रों के बीच और ग्रामों के बीच हो रहा है। एक को बोलेंगे हम बाह्य व्यापार। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार के लिए किसका यूज़ करेंगे? वो बैलगाड़ी का यूज़ करेंगे। कैसे पता चला कि वो बैलगाड़ी का यूज़ करेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि हड़प्पा और चहुंदड़ों से हमें कांसे के बने हुए बैलगाड़ी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में करते थे। अब बाह्य व्यापार में उसका प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे। तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी? इस बात की पुष्टि होगी कि लोथल में हमें मिट्टी के बने हुए नाव का एक प्रतिरूप या मॉडल मिला हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाह्य व्यापार के लिए वो नाव का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। पहला तो ये देख लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो व्यापारिक संबंध है वो अफगानिस्तान के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था, तुर्कमेनिस्तान के साथ था। ठीक, हम ये कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख विशेषताएं जैसे बर्तन हो गए या मुहर हो गए वो मेसोपोटामिया से ही प्राप्त हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान से ही प्राप्त हुए हैं और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग किनके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया वालों के साथ, अफगानिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ। इसके अलावा मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है वहाँ के राजा सौरगान का, और जो अभिलेख है वो 3250 ईसा पूर्व का है। और उस अभिलेख में ये बताया गया है कि
जो मेसोपोटामिया का जो व्यापार था वो मेलुहा के साथ होता था। तो मेलुहा किसके लिए यूज़ किया गया है? तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए ही मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा वो अभिलेख ये भी बताता है कि इनका जो व्यापार है दिलमुन के साथ भी होता था। तो दिलमुन का मतलब क्या? वर्तमान समय का जो बहरीन है उसे ही दिलमुन माना गया है। उसी तरह से ये अभिलेख ये भी बताता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था वो मकरान के साथ भी था। तो वर्तमान में मकरान कौन सा है? जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो मकरान है। और हमें अच्छे से पता है कि जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर भी किसका विस्तार था? हड़प्पा सभ्यता का ही विस्तार था। ठीक, और इनका जो विस्तार है, इनका जो व्यापार है वो लोथल के माध्यम से होता था। और लोथल कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। और यहाँ से हमें डॉकयार्ड या बंदरगाह के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये समुद्री मार्ग के द्वारा क्या करते थे? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। अब मेसोपोटामिया कौन? वर्तमान समय का जो ईरान और इराक है उसे ही मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं, जो मेसोपोटामिया के जो मुहरे हैं वो कहाँ मिली हैं? लोथल में मिले हैं। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरे हैं वो मेसोपोटामिया के सूसा और उर नामक स्थल से मिले हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वालों का जो बायलैटरल ट्रेड था वो मेसोपोटामिया के सभ्यता वालों के साथ होता था। अब देख लेते हैं ये किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे। देखिए अब क्या क्या मंगा रहे हैं? तो बिटुमिन कहाँ से मंगा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता वाले लोग बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगा रहे हैं। चांदी कहाँ से मंगा रहे हैं? अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगा रहे हैं। सोना कहाँ से मंगा रहे हैं? कोलार से और अफगानिस्तान और ईरान से मंगा रहे हैं। टीन कहाँ से मंगा रहे हैं? मेसोपोटामिया और ईरान से मंगा रहे हैं। सीसा कहाँ से मंगा रहे हैं? अफगानिस्तान और ईरान से मंगा रहे हैं। लार्जवाल मणि कहाँ से मंगा रहे हैं? अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं। फिरोजा कहाँ से मंगा रहे हैं? ये ईरान से मंगा रहे हैं। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता वाले इन सारी वस्तुओं कहाँ से मंगाते थे? मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के विभिन्न स्थलों से मंगाते थे। उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो हाथीदांत, है ना, हाथीदांत का व्यापार करते थे। यहाँ का जो हाथीदांत है उसका यूज़ करते थे कहाँ भेजने में? मेसोपोटामिया भेजने में। इसके अलावा यहाँ पर जो कपड़े जो निर्मित होते थे, कपास से जो कपड़े निर्मित होते थे उन चीज़ों को निर्यात करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में बने हुए जो विभिन्न प्रकार के बर्तन थे उनका भी निर्यात कहाँ किया जाता था? मेसोपोटामिया सभ्यता में किया जाता था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वाले लोग बाह्य व्यापार भी करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और तुर्कमेनिस्तान के साथ। अब उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग जो थे मनके का निर्माण करना जानते थे और इनसे संबंधित उद्योग के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और चहुंतड़ों से। तो जो मनके थे इसको उपयोग किसके लिए करते थे? वो आभूषण निर्माण के लिए करते थे। ठीक है, उसी तरह से ये नाव बनाने के बारे में भी जानते थे, तभी तो ये बायलैटरल ट्रेड करेंगे मेसोपोटामिया के साथ। उसी तरह से धातु कर्म का भी ज्ञान था, है ना, तभी तो क्या कर रहे हैं? तांबा और टीन को मिला के क्या कर रहे हैं? ब्रॉन्ज बना रहे हैं। तो तब तक संभव नहीं है जब तक इनको मेटलर्जी या धातु कर्म का नॉलेज नहीं होगा, है ना। जैसे बोल सकते हैं जैसे कांसे की बैलगाड़ियाँ मिली हड़प्पा और चौहदड़ों से, कांसे की डांसिंग गर्ल मिली मोहनजोदड़ो से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको धातु कर्म या मेटलर्जी का भी अच्छा खासा ज्ञान था। इसी तरह से इनके पास कपड़ा उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में रहा होगा, तभी तो इसका निर्यात कहाँ कर रहे हो? मेसोपोटामिया में कर रहे हैं। इसके अलावा इनका खिलौना उद्योग भी काफ़ी विकसित रहा होगा, है ना। जैसे लोथल में हमें नाव का प्रतिरूप मिला है, बनवाली में मिट्टी का प्रतिरूप मिला है। इसके अलावा और कई स्थल हैं जहाँ से हमें मिट्टी के बैलगाड़ियाँ मिली हैं, है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका खिलौना उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में रहा होगा। उसी तरह से अब चूँकि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगरीय स्थल हैं उन्होंने प्रयोग किया है पक्की ईंटों का, तो इसलिए ईंटा निर्माण का उद्योग यहाँ विकसित अवस्था में रहा होगा। उसी तरह से सीपी उद्योग, ये जो सीपी उद्योग है इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहा होगा? लोथल और बालाकोट में रहा होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले लोग हैं उनका औद्योगिक ज्ञान काफ़ी विकसित था।